वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है डे 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अभी तक हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जितने बेसिक्स थे वो सब कंप्लीट कर दिए हैं। मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, चेक क्या होता है ये बताया। फिर मैंने उससे रिलेटेड रूल्स बताए, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें हमने बियरर, ऑर्डर, इनलैंड, फॉरेन, ये सब के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये अगर आप सीए फाउंडेशन कर रहे हो तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसको बहुत अच्छे से हम लोग को सीखने की जरूरत है। तो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ धीरे धीरे मेरी बातों को समझना और अच्छे से सीखना। जैसे हम लोग जब ये पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं ना, प्रेजेंटमेंट, प्रेजेंटमेंट मतलब होता है टू शो, दिखाना। देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक पीस ऑफ पेपर ही है जिसमें आपको पैसे मिलने वाले हैं, आपका राइट है। लेकिन ये आप राइट तभी यूज करोगे ना जब सामने वाला पर्सन जो पैसा देने वाला है उसको ले जाके शो करोगे कि वो आपको पैसा दे। तो लॉ के हिसाब से जो प्रेजेंटमेंट है ना वो अलग अलग तरीकों से काम करता है। जैसे अगर देखो आपने किसी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में आपने क्या किया है, उस पर्सन को ऑर्डर दिया है कि वो आपको क्या पे करेगा, पैसे। तो कोई भी ऑर्डर जो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज पे, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होता, उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती। तो आप जैसे प्रेजेंटमेंट पढ़ना चालू करते हैं तो प्रेजेंटमेंट का मतलब दिखाना या टू शो करना होता है। तो सबसे पहला प्रेजेंटमेंट हम बिल ऑफ एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि जब भी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाए तो उसको पहले प्रेजेंट करना होता है एक्सेप्टेंस के नाम से। ये बात सेक्शन 61 बोलता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक्सेप्टेंस के नाम से का मतलब ये है कि जैसे तुमने मुझसे उधार में सामान खरीदा, अब मैंने तुम्हारे ऊपर एक बिल बनाया है, तो जब तक मैं तुम्हारे सामने इस बिल को लेकर ना जाऊं और तुम इस बिल की लाइबिलिटी एक्सेप्ट ना करो, तब तक तुम मुझे पेमेंट करोगे ही नहीं। तो ध्यान रखो, अब बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल आफ्टर साइट, साइट मतलब दिखाने पर, मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई। ड्रॉई कौन होगा? वो एक्सेप्टर या वो पर्सन जिसके सामने मैं बिल दिखाऊंगा, वो साइन करेगा तब वो मुझे पे करने की बात कहेगा। तो कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसको हमको दिखाना पड़ता है, मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई फॉर एक्सेप्टेंस। कब? विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज ड्रॉन, इन बिजनेस आवर, ऑन कौन सा डे? बिजनेस डे। ये सब चीज होनी चाहिए। रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम मतलब होता है आज बिल बनाए तो 10 साल बाद थोड़ी एक्सेप्ट करने देके जाओगे। बिजनेस आवर मतलब वर्किंग आवर होता है 9 to 6 बोल दो। ठीक है। बिजनेस डे का मतलब होता है मंडे टू फ्राइडे बिजनेस डे है, इसी समय लेके जाना। सैटरडे भी बोल सकते हैं क्योंकि संडे पब्लिक हॉलीडे होता है। ठीक है। अगर आपने बिल को प्रेजेंट नहीं किया तो सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, और एक्सेप्ट नहीं करेगा तो अभी कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट हुई नहीं है। लाइबिलिटी तब क्रिएट होगी ना जब बिल को एक्सेप्ट किया जाए। हाँ, कुछ इसमें बातें हैं कि जैसे अगर ड्रॉई है जिसके सामने आप बिल लेके जा रहे हो कि वो एक्सेप्ट कर दे, अगर वो आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलता है तो आप बिल को डिसऑनर ट्रीट कर सकते हो। आप मान सकते हो कि मैं लेकर गया बिल, सामने वाला उस पे लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो भाई वो मुझे पैसा नहीं देने वाला है, तो मैं इसको डिसऑनर मानूंगा। ठीक है। सिमिलरली अगर बिल को ड्रॉई ने बोला है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर लेकर आओ, जैसे ड्रॉई ने बोला कि आप इस बिल को मेरे सामने मुंबई लेकर आओ, तो हमको मुंबई में ही इस बिल को प्रेजेंट करना होगा। ठीक है। और अगर उसने उस जगह पे बुलाया और वो खुद प्रेजेंट ना रहे तो अगेन हम इस बिल को क्या मान सकते हैं? डिसऑनर मान सकते हैं। ठीक है। तो प्रेजेंटमेंट का सेक्शन 61 सीखते ही एक्सेप्टेंस के लिए है कि जब भी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज होता है तो इसमें ऑर्डर दिया जाता है कि आप हमें पेमेंट करो या पैसा दो। तो कोई भी ऑर्डर को लगती है एक्सेप्टेंस, और बिल हमेशा जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा उसमें लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। तो बिल को रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट करो एक्सेप्टेंस के लिए, बिजनेस आवर में करो, बिजनेस डे में करो। आई होप ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है। अच्छा, कई बार ये भी बोला जाता है कि दो पार्टी डिस्टेंट प्लेसेस में रहती है, तो ये जो प्रेजेंटमेंट है जो आप एक्सेप्टेंस के लिए कर रहे हो, ये बाय मींस ऑफ लेटर या बाय मींस ऑफ पोस्ट भी कर सकते हो। आपके पास एविडेंस होना चाहिए आपके पास कि आपने सामने वाले को ये लेटर भेजा है। ठीक है। ये हो गया सेक्शन 61 का कंसेप्ट जो आप लोग को बहुत बहुत अच्छे से आना चाहिए। एग्जाम में से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक। अगली बात करते हैं प्रोमिसरी नोट के हिसाब से। देखो, प्रोमिसरी नोट में दो पार्टी होती है, एक होता है मेकर जो प्रॉमिस कर रहा है कि पैसा दे दूंगा, और दूसरा होता है पेई। ठीक है। जिसको पैसे मिलेंगे। तो प्रोमिसरी नोट को भी प्रेजेंट करना होता है दिखाने के नाम से, साइट के नाम से, ताकि डेट डिसाइड हो जाए, ताकि डेट डिसाइड हो जाए।
ठीक है? तो जैसे कोई भी प्रॉमिसरी नोट है, जो क्या होगा एक सर्टेन पीरियड पे होना है। तो टाइम कैसे डिसाइड होगा जब सामने वाला इस नोट को देखेगा और उसके बाद डिस्कशन करके टाइम डिसाइड होगा। तो जैसे क्या मैं आपको उधार में सामान बेचा हूँ ना, तो मैं आपके पास आऊँगा, आपको बोलूँगा कि एक प्रॉमिसरी नोट बना के दे दो और उसमें डेट लिख दो, कितने समय में आप पैसे दे पाओगे। तो प्रॉमिसरी नोट पेएबल एट अ सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट, साइट का मतलब मैं दोबारा बोल रहा हूँ दिखाने पर। जब इस प्रॉमिसरी नोट को दिखाया जाएगा तो डिसाइड डेट होगी कि कब पेमेंट करनी है। मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द मेकर, मेकर के सामने प्रेजेंट करो प्रॉमिसरी नोट पे, वो साइन करेगा और बोलेगा इतने दिन में पैसा दे दूंगा। दे आर ऑफ फॉर साइट, ठीक है, बाय अ पर्सन एंटाइटल्ड टू डिमांड पेमेंट विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज मेड एंड इन बिजनेस आवर ऑन बिजनेस डे। तो मैं आपको उधार में सामान बेचा हूं, तो मैं एक पेपर दे के आता हूं आपके सामने, आप भी उसको पढ़ लो और उस पे लिख के दो मुझे कि आई प्रॉमिस टू पे जमशेद सर इतना रुपए इतने दिन बाद दोगे। इसे बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट दिखाना फॉर साइट। यहाँ पे तो कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में थी। तो यहाँ पर नोट हम सीधे आपके सामने जाएंगे, आप उस पे साइन करके बता दो कितने दिन में हमको पैसा दे दोगे। यहाँ पे साइट सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, दिखाया आपको सिर्फ इसलिए जा रहा है ताकि डेट डिटरमाइन हो सके कि आप प्रॉमिस कर रहे हो तो कितने दिन में हम लोग को पैसा दे दोगे आप, ठीक है। अगर मान लो प्रॉमिसरी नोट को प्रेजेंट किया ही ना जाए, तो प्रॉमिस बना ही नहीं कि कुछ पे करना है, तो यहाँ पर भी कोई लाइबिलिटी नहीं। ठीक, तो आई होप आपको सेक्शन 61 और 62 समझ आया होगा। 61 जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रेजेंटमेंट बताता है और 62 जो है प्रोमिसरी नोट का बताता है। इसमें एक बात याद रखना है, जैसे हम प्रेजेंट कराते हैं ना किसी बिल को, तो ऐसा नहीं है कि एकदम तुरंत तुरंत सामने वाला एक्सेप्ट कर देगा। एटलीस्ट 48 आवर्स का टाइम हमें ड्रॉई को देना चाहिए ताकि बिल को एक्सेप्ट कर दे। 48 आवर एक्सक्लूसिव ऑफ पब्लिक हॉलीडे होता है। एक्सक्लूसिव ऑफ पब्लिक हॉलीडे मतलब अगर मैंने बिल को प्रेजेंट किया है सैटरडे को, ठीक है, तो सामने वाला मुझे एक्सेप्टेंस दे सकता है ट्यूसडे तक। रीजन ये है कि 48 आवर का मतलब है संडे, सैटरडे तो गया दिन, अब संडे को तो गिनना नहीं है, तो फिर बचा क्या, मंडे और ट्यूसडे, 24 आवर 24 आवर। तो 48 घंटे का टाइम देना चाहिए हमें एक्सेप्टेंस के नाम से, ठीक है। अब चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो चाहे प्रोमिसरी नोट हो, जब आपने इसको प्रेजेंट किया है तो पैसा भी मिलेगा। तो अब आपको अगली बार अब प्रेजेंट करना है तो किस नाम से प्रेजेंट करना है, पेमेंट के नाम से। सेक्शन 64 बोलता है कि कोई भी प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, इसको आपको प्रेजेंट करना होता है। जैसे प्रोमिसरी नोट के मामले में मेकर के सामने, बिल ऑफ एक्सचेंज के मामले में एक्सेप्टर या ड्रॉई के सामने, कि भैया टाइम आ गया अब आप पैसा दे दो। अगर आप पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं करोगे तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, सामने वाला घर आके थोड़ी देगा आपको पैसा, ठीक है। वैसे ही है, जैसे ऊपर आपने प्रेजेंटमेंट बाय पोस्ट किया था, यहाँ पे भी अलाउ है पेमेंट की डिमांड आप बाय पोस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस है कि जहां पर आपको पेमेंट के लिए प्रेजेंटमेंट नहीं करना पड़ेगा। जैसे एक प्रोमिसरी नोट है जो ऑन डिमांड पेएबल है, ठीक है, और कोई पे प्लेस स्पेसिफाई नहीं है। तो जब कोई प्लेस स्पेसिफाई नहीं है तो हम कहाँ प्रेजेंट करने जाएंगे, तो सामने वाला हम जब भी उसको डिमांड करेंगे तो हमें घर में पैसा देकर जाएगा क्योंकि कोई प्लेस स्पेसिफाई नहीं है। वैसे ही जैसे कोई ट्रंकेटेड चेक है जो अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, उसको हमने बैंक में प्रेजेंट किया, तो बैंक वाला क्या कर सकता है, हम प्रेजेंट भी कर दे पेमेंट के लिए तो तुरंत पेमेंट ना करके, उसको अगर कोई और जानकारी लगती है, उसको लगता है कि ये चेक में गड़बड़ है, फ्रॉड है, फोर्जरी है, किसी प्रकार की टेम्परिंग है, तो अभी वो पैसा देने से मना कर सकता है, बोल सकता है तुमने प्रेजेंट तो किया था पेमेंट के लिए, अच्छी बात है, पर जब तक हमको और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो दो एक्सेप्शन है, जैसे कोई प्रोमिसरी नोट ऑन डिमांड पे होने वाला है और उसमें कोई प्लेस स्पेसिफाई नहीं है, तो फिर आपको पेमेंट के लिए प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। किसको शो करोगे, कहाँ शो करोगे जब जगह ही नहीं पता है। वैसे ही चेक है वो ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होता है, तो चेक जैसे आपने बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया, तो कई बार आपकी पेमेंट बैंक ये बोल के रोक देता है कि हमको चेक की ऑथेंटिसिटी को लेकर डाउट है, ध्यान रखना, ठीक। वैसे ही सेक्शन 76 बड़ा ही जरूरी है, देखो ऐसे पढ़ना है इसको ना। सबसे पहले क्या पढ़ना, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस सेक्शन 61, फिर प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट आफ्टर साइट 62, फिर क्या करेंगे प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट 64, और उसके बाद कब प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं है, तो कभी भी याद रखना प्रेजेंटमेंट तब नेसेसरी नहीं होगी और सीधे इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर मान लेना जब मेकर या ड्रॉई या एक्सेप्टर आपको प्रिवेंट कर रहा है, मतलब आनाकानी कर रहा है पैसा देने में, या फिर इंस्ट्रूमेंट
जो है वो पेई मेकर या ड्रॉई एक्सेप्टर की प्लेस ऑफ बिजनेस में पे होने वाला था, और वो प्लेस ऑफ बिजनेस उस दिन बिजनेस आवर के दौरान बंद है। मतलब मैं आपकी दुकान में आया, आपकी दुकान बंद थी। देन इंस्ट्रूमेंट किसी और दूसरी स्पेसिफाइड प्लेस पर पे होने वाला था। जैसे आपने बोला था कि हमारी शॉप दिल्ली में है, लेकिन आप पेमेंट हमसे मुंबई में लेना। हम मुंबई में आपके बताए प्लेस पर जाते हैं, पर आप भी प्रेजेंट नहीं हो और आपका कोई एजेंट भी प्रेजेंट नहीं, ठीक है। या लास्टली इंस्ट्रूमेंट जो होता है, वहां पे कोई प्लेस तो नहीं लिखी है, पर जो पर्सन है पे करने वाला था वो ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है। तो ये सब केसेस में आपको अब सीधे डिसऑनर का केस करना होता है, आपको प्रेजेंटमेंट नहीं करना है। फिर सुन लो, कब? जब वो इंटेंशनली पे करने वाला आपको प्रिवेंट कर रहा है, या उसकी बिजनेस प्लेस क्लोज है, या आपको उसने किसी अदर प्लेस पे बुलाया और वो प्लेस क्लोज है, या वो प्रेजेंट नहीं है, या वो पर्सन ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है, तो आपको फिर प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं है। प्रेजेंटमेंट के छोटे-छोटे अदर प्रोविजंस भी है जो आप लोग को आने चाहिए। जैसे प्रेजेंटमेंट किस समय किया जाए, तो कभी भी याद रखना, जब आप किसी भी बिल को या प्रॉमिसरी नोट या चेक को पेमेंट के नाम से प्रेजेंट करते हो, तो उसको यूजुअल बिजनेस आवर्स में करो, जो बेसिकली 9 टू 6 होते हैं, ठीक है। और अगर बैंक है, तो फिर आपको पेमेंट के लिए चेक को बैंकिंग आवर में प्रेजेंट करना चाहिए। बैंकिंग आवर मतलब बिफोर 4 पीएम, 4 बजे के पहले, ठीक है। देन अगर मान लो पेमेंट होने वाली है आफ्टर डेट या आफ्टर साइट, मतलब आफ्टर डेट मतलब आफ्टर 10 डेज, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, जब समय आ जाएगा, जैसे आफ्टर 10 डेज 10 दिन बीत जाएंगे तो मैच्योरिटी आएगी, तब फिर प्रेजेंट करना है, ठीक है। वैसे ही अगर कोई प्रोमिसरी नोट है जो इंस्टॉलमेंट में पे हो रहा है, जैसे एक इंस्टॉलमेंट 1 महीने में, फिर 2 महीने बाद, तो याद रखना हर इंस्टॉलमेंट के साथ आप 3 डेज ऑफ ग्रेस दे दो। 3 डेज ऑफ ग्रेस मतलब कि जैसे अगर मंडे पेमेंट होने वाली थी, तो पेमेंट मंडे को नहीं होगी। पेमेंट कब होगी? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मंडे जैसे डेट थी, तो अब आप इस पे क्या करो, 3 डेज ग्रेस दे दो, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, और किस दिन पेमेंट होगी? थर्सडे। अब बेटा, जब जब इंस्टॉलमेंट की बात आएगी, जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अप्रैल की है, सेकंड इंस्टॉलमेंट जुलाई की है, थर्ड इंस्टॉलमेंट अक्टूबर की है, हर बार यही ट्रेंड फॉलो करना। 3 3 दिन क्या करना, आप लोग देते जाना, ठीक है। देन प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस एंड नॉट एल्सवेयर। अगर प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में एक स्पेसिफाइड प्लेस लिखी हुई है, बोले यही पेमेंट होगी और कहीं और नहीं होगी, तो आपको उसी प्लेस पे प्रेजेंट करना होगा, कहीं और प्रेजेंट मत करना, ठीक है, ध्यान रखना। Then, instrument payable at specified place. A promissory note, bill of exchange made, drawn or accepted at specified place must, in order to charge the maker or drawer thereof, be presented for payment at that place. लगभग ये दोनों प्रोविजन आपको सेम मिलेंगे, कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इस वर्ड का बस फर्क है, यहाँ लिखा नॉट एल्सवेयर और यहाँ पे क्या लिखा है? स्पेसिफाइड प्लेस। ठीक वैसे ही अगर कोई एक्सक्लूसिव प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है कि कहाँ प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट होगी, तो जो मेकर या ड्रॉई एक्सेप्टर है, यही लोग की लाइबिलिटी देने की। इनके यूजुअल रेसिडेंस पे आप पहुंच जाओ, इनके घर के पते पे या इनके प्लेस ऑफ बिजनेस पे, दुकान पे या घर पे, वहां से पैसा ले लो, ठीक है। वैसे ही अगर मेकर, ड्रॉई, एक्सेप्टर जो है, उनका कोई नोन प्लेस ऑफ बिजनेस या कोई फिक्स घर का पता नहीं है, और कोई फिक्स प्लेस भी स्पेसिफाइड नहीं है कि भाई वो कहाँ आके पैसा देगा, तो वो जहां मिले जहां फाउंड हो, उससे वहीं पे क्या कर दो, पैसा वसूल लो। देखो वापस सुन लो, अगर स्पेसिफाइड प्लेस है तो पैसा उसी स्पेसिफाइड प्लेस पे देना। अगर कोई प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है, तो उसकी बिजनेस प्लेस पहुंच जाओ या उसके घर से पैसा दे दो। किसके? मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट के, या ड्रॉई एक्सेप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज के। अब बोलते हैं ना, प्लेस ऑफ बिजनेस है ना घर का पता है, तो जहां मिले उसे वहीं पैसा दे, ठीक है। देन चेक का मामला है, तो चेक की पेमेंट चाहिए, तो चेक को आपको बैंक में प्रेजेंट करना होगा, तब जाके आपको पेमेंट होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये मेन पॉइंट्स है जो आप लोग को पढ़ना है। फिर ये पॉइंट बहुत जरूरी है, प्रेजेंटमेंट बाय और टू एजेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसाइड डिसीज असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट। Presentment for acceptance or payment may be made to duly authorized agent of the drawee, maker or acceptor as the case may be, or where the drawee, maker or acceptor has died, to his legal representative। जैसे मर गए तो उनके घर वालों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो, और अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो असाइनी के सामने कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, मैं आपको जो टिक करके दिया हूँ, ये अदर पॉइंट्स आप पढ़िएगा। मैं नोट्स ना लेक्चर के साथ ही अटैच कर दूंगा, ठीक है, आप देख सकते हो। देन इसमें एक छोटा सा शॉर्ट नोट कंसेप्ट आता है बच्चों एग्जाम में,
जो आप लोग को अच्छे से कर देना चाहिए, इसे बोलते हैं कंपनसेशन रूल। ये सेक्शन 117 है और सीए फाउंडेशन के एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। रूल ऑफ कंपनसेशन ये बोलता है कि जैसे देखो चेक है, तो चेक के लिए तो सेक्शन 138 बना दिया गया है, बोलता है जो डिसऑनर अगर हो जाए चेक, तो सामने वाले को 2 साल तक की जेल हो सकती है, 2 टाइम्स अमाउंट ऑफ फाइन लग सकता है। बट प्रोमिसरी नोट और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके लिए ऐसा कहीं अभी कोई बताया नहीं गया था कि वो अगर डिसऑनर हो जाए तो हम क्या क्लेम कर सकते हैं। तो उस प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर बनाया गया सेक्शन 117 जो है रूल एज टू कंपनसेशन। अब ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले होल्डर्स राइट। होल्डर राइट का मतलब आपने मुझे एक प्रोमिसरी नोट बना के दिया, उसमें आपने लिख दिया पे टू जमशेद सर, तो मैं होल्डर हो गया। अब आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगा, प्रोमिसरी नोट का जो अमाउंट है, इंस्ट्रूमेंट पे जो अमाउंट है वो आपसे क्लेम करूंगा, प्लस मेरे को जो आपके सामने प्रेजेंट करने में, फिर बाद में नोटिंग प्रोटेस्टिंग, नोटिंग प्रोटेस्टिंग को आप शॉर्ट वर्ड में कोर्ट एक्सपेंस बोल सकते हो। अब मुझे ये भी आपसे पैसा चाहिए होगा, तो आप मुझे टाइम पे पैसा दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं होल्डर हूँ, मतलब असली मालिक हूँ, मुझे पैसा मिलना चाहिए ना। मुझे अगर पैसा नहीं दे रहे हो ना आप टाइम पे, तो फिर लीगल मामले बन जाएंगे, फिर मैं आपसे अमाउंट भी मांगूंगा और जो नोटिंग प्रोटेस्टिंग मतलब कोर्ट में मेरे खर्चे हुए हैं वो भी आपसे मांगूंगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप और हम अलग अलग जगह पे रहते हैं, जहाँ पे मैं रहता हूँ ना वहां पे इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% है, और आप जहाँ पे रहते हो ना वहां पे इंटरेस्ट रेट 12% है। अगर मैं आपके ऊपर केस कर दूं और मैं आपसे कंपनसेशन लेना चाहूं तो मैं अमाउंट भी वसूलूंगा, और जो करंट रेट ऑफ एक्सचेंज है आपकी प्लेस का, आप डिफॉल्टर हो, आपने पैसा नहीं दिया, आपकी प्लेस पे जो रेट ऑफ एक्सचेंज है मैं वो आपसे क्लेम करूंगा, मतलब मैं आपसे 12% इंटरेस्ट क्लेम करूंगा। तो अगर दो पर्सन अलग अलग प्लेसेस पे रहते हैं तो जो होल्डर है उसको कंपनसेशन करंट रेट ऑफ एक्सचेंज से मिलता है। करंट रेट ऑफ एक्सचेंज मतलब जहां पे अदर पार्टी है वो ड्रॉई, एक्सेप्टर या मेकर रहता है। ठीक है। आप जहां रहते हो ना वहां जो इंटरेस्ट रेट चलता है मैं आपसे दे पाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। फिर वैसी बारी आती है एंडोर्सर राइट की। इसकी एक सिचुएशन दे रहा हूं। मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, तो मैं उस बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर हूं, मतलब ड्रॉवर हूं। मैंने आपको ऑर्डर दिया कि आप मुझे पैसा पे कर देना। सपोज करो आपका नाम जो है वो अमित है, आप हो ड्रॉइंग। ठीक है। आप मुझे मान दो पैसा देने वाले हो आफ्टर 3 मंथ, कितना रुपए देने वाले हो, 10,000 रुपए। ठीक है, मैं आपसे दे सकता हूं। अब मैंने बिल को एंडोर्स कर दिया या ट्रांसफर कर दिया एक थर्ड पर्सन को जिसका नाम है सुमित। तो अब आपसे पैसा देने का राइट किसके पास है, सुमित के पास। सुमित यहाँ पर कौन है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। सुमित को मैं यहाँ पर बोलूंगा ये एंडोर्सी है, क्योंकि इसने मुझसे ये बिल दिया है, मैंने इसके नाम ट्रांसफर किया और मैं एंडोर्सर हूँ। आई भी बोलते हैं, ई भी बोलते हैं, तो उस चीज में कंफ्यूज मत होना। मैं एंडोर्सर हूँ, ये सुमित एंडोर्सी। अब अमित से जो पैसा देने का काम है वो सुमित करे। अब मान लो अमित जैसे पैसे नहीं देता है तो सुमित दो लोगों पर केस कर सकता है। इस अमित पर भी केस कर सकता है और मुझ पर भी कर सकता है, ये बोल के कि मैंने आपसे बिल दिया था तो पेमेंट हो जानी चाहिए थी। तो सपोज करो सुमित ने मुझ पर केस कर दिया, मैंने तो सुमित को पैसे दे दिए, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इस अमित जो अब पैसा नहीं दिया इसे वसूली करूंगा, और एज अ एंडोर्सर मेरे पास राइट ये है कि जितना अमाउंट मुझे पे करना पड़ा मैं सारा दूंगा, प्लस मैं इंटरेस्ट दूंगा 18% पर एनम के हिसाब से, प्लस जितना भी ये डिसऑनर में लीगल एक्सपेंस हुए वो भी क्लेम करूंगा। अब वापस सुन लो, अमित मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया, आप मुझे पैसा देने वाले थे, लेकिन मैंने बिल सुमित के नाम ट्रांसफर कर दिया था, सुमित ने मुझे पैसे दे दिए थे, अब आपको पैसे सुमित को देने थे। आप पैसे नहीं दोगे सुमित को, सुमित मुझे ही पकड़ेगा, बोलेगा अरे यार इसका तो पैसा मिला नहीं। तो मैं अब सुमित को पैसे तो दे दिया वापस, लेकिन अब मैं तुमसे ज्यादा वसूली करूंगा। मैं तुमसे 10,000 का अमाउंट भी मांगूंगा, मैं इंटरेस्ट भी मांगूंगा, और मेरा जो खर्चा हुआ है वो भी आप मुझे दो। सिमिलरली हम तीनों अगर अलग अलग प्लेसेस पे रहते हैं, तो जैसे जिस पर्सन ने डिफॉल्ट किया है उसके एरिया में जो रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहा है वो रेट ऑफ एक्सचेंज क्लेम किया जाएगा। जैसे मेरी एरिया का रेट ऑफ एक्सचेंज 8% है, ऊपर वाला एग्जांपल ले लो, अमित के एरिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और सुमित जो है जहां रहता है वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। अब सुमित जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, एंडोर्सी है, इसको अमित से पैसे देने हैं। पैसे ना मिले तो अमित पे भी केस कर सकता है और मुझ पे भी कर सकता है।
तो अगर वो अमित पे केस करेगा तो वो इंटरेस्ट क्लेम कर पाएगा 10%, क्योंकि उसका करंट रेट ऑफ एक्सचेंज उसके एरिया में वही है, और मेरे ऊपर केस करेगा तो 8% क्लेम कर पाएगा। ठीक, तो अब ये बात सीख लो अब बहुत अच्छे से कि होल्डर, ये रूल ऑफ कंपनसेशन क्या बोलता है कि जो ओरिजिनल पेई ओरिजिनल होल्डर है वो अमाउंट दे सकता है, प्लस जो लीगल एक्सपेंस नोटिंग प्रोटेस्टिंग के हुए वो क्लेम कर सकता है। अगर दोनों पार्टी डिफरेंट प्लेस पे रहते हैं तो जो करंट रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहा है हम वो दे सकते हैं। एंडोर्सर है जिसने इस बिल को एंडोर्स कर दिया था, अगर उसके ऊपर लाइबिलिटी आ गई थी तो बाद में रिकवरी के अमाउंट भी दे पाएगा, 18% इंटरेस्ट भी दे पाएगा और डिसऑनर के एक्सपेंस भी क्लेम कर पाएगा। अगर ये सब लोग डिफरेंट प्लेस पे रहते हैं तो जो जहां रहता है उस पे केस होगा तो उसको अपने एरिया का रेट ऑफ एक्सचेंज पे करना पड़ेगा। तो ये था, अगर आप देखोगे तो पूरा डिसऑनर चैप्टर। अगर आप सीए फाउंडेशन कर रहे हो, इवन सीए में भी कर रहे हो, तो देखो आपका बेस क्लियर हो जाएगा। सीए फाउंडेशन में तो एग्जैक्ट यही सिलेबस है। अब मैंने आपको पूरा देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट करा दिया, रिसेंट डेवलपमेंट बता दिया, मीनिंग बता दी, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे नोट्स बनवाए थे, आप लेक्चर देखिएगा। ठीक है, फिर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक पूरे बता दिया, प्रोमिसरी नोट का पूरा कंसेप्ट हमने करा, बिल ऑफ एक्सचेंज किया, चेक का कंसेप्ट कर दिया। उसके बाद हमने सारे क्लासिफिकेशन पढ़ दिए बच्चों, इसको एग्जाम में बहुत बहुत अच्छे से पढ़ के जाना आप लोग क्लासिफिकेशन, खासकर ये इनलैंड और फॉरेन वाला। ठीक है, सारे क्लासिफिकेशन को करने के बाद हम लोग ने क्या किया, नेगोशिएशन का कंसेप्ट किया। हमारा नेगोशिएशन का कंसेप्ट हो गया तो हमने डिसऑनर ऑफ चेक पढ़ा, और फिर आज की क्लास हमने जो प्रेजेंटमेंट की करी, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप श्योरली बहुत अच्छे से पढ़ो। प्रेजेंटमेंट और रूल फॉर कंपनसेशन आप एकदम अच्छे से एग्जाम में पढ़ के जाना। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। मुझसे कांटेक्ट करना हो तो ये मेरा नंबर है, सेव कर लो, 9301914104। इस पे आप एनी टाइम मुझसे कांटेक्ट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। अब मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा इंडियन लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, अच्छा, साथ में हम लोग लाइव भी आएंगे, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो मैं लिंक डालूंगा, जितने लोग जुड़ना चाहते हो जुड़ जाओ, बढ़िया क्वेश्चंस बनाते हैं। थैंक यू बच्चों।